1931 के बाद जाति आधारित जनगणना नहीं हुई है। केवल अनुसूचित जाति और जनजाति की जनगणना ही जाति आधारित थी। ओबीसी की जनगणना जाति आधारित नहीं थी। तो इसीलिए 1931 की जनगणना को आधार मानते हुए ओबीसी की जनसंख्या कुल जनसंख्या में 52% होने का अनुमान मंडल आयोग ने लगाया है। SC/ST को छोड़कर 52% ओबीसी की जनसंख्या हो सकती है, ऐसा अनुमान लगाया गया है। और फिर मंडल आयोग ने अपने रिपोर्ट के अध्याय 13 में आरक्षण की बात कही है। उन्होंने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ निर्णय दिए हैं, उसमें बालाजी का निर्णय प्रमुख है और बालाजी के निर्णय में यह कहा गया है कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता और इसीलिए ओबीसी की जनसंख्या 52% अनुमानित करने के बाद भी मंडल आयोग द्वारा ओबीसीयों के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की गई है। ओबीसीयों के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की गई है। यह मंडल आयोग की सिफारिश है। मैं संक्षेप में दोहराना चाहता हूँ। मंडल आयोग ने किसी जाति को पिछड़ा वर्ग नहीं कहा है, जाति समुदाय को पिछड़ा वर्ग नहीं कहा है। पिछड़े वर्ग के लिए उन्होंने 11 मानक निश्चित किए हैं। 11 मानकों के 22 पॉइंट निश्चित किए हैं और 22 पॉइंट में से जिस जाति या वर्ग को 12 पॉइंट 11 या 11 से अधिक पॉइंट मिलेंगे उनको कहा है। जाति और वर्ग में मंडल आयोग भेद करता है। कोई जाति पिछड़े वर्ग में आ सकती है, परंतु जाति के आधार पर कोई भी जात केवल पिछड़े वर्ग में नहीं आ जाती। ये 11 पॉइंट जिस जाति को भी प्राप्त होंगे वह पिछड़े वर्ग में भी। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कास्ट एंड क्लास। कास्ट क्लास हो सकती है परंतु क्लास कास्ट नहीं हो सकती। उसके लिए मंडल आयोग ने अलग मानक निर्धारित किए हैं और उसका विचार किया जाना चाहिए। 52% जनसंख्या है, ऐसा 1931 की जनगणना के आधार पर मंडल आयोग कहता है और उनके लिए सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित आरक्षण की सीमा को मान्य करते हुए 27% के आरक्षण को ओबीसी के लिए निश्चित किया है, क्योंकि अनुसूचित जाति जनजाति के लिए पहले ही 22.5% आरक्षण दिया गया है। इसीलिए केवल 27.5% आरक्षण बचता है और उसमें से 27% आरक्षण ओबीसी को देने की सिफारिश मंडल आयोग ने की है। इस सिफारिश को, इस मंडल आयोग के रिपोर्ट को लागू करने का प्रयास सर्वप्रथम कांग्रेस के राज में किया गया। वीपी सिंह द्वारा बाद में किया गया। कांग्रेस के राज में किया गया। 13 अगस्त 1990 को 13 अगस्त 1990 को कांग्रेस की सरकार थी। पीसी सेठी, राजीव गांधी की सरकार थी शायद। पीसी सेठी उस समय के गृह मंत्री थे और उस गृह मंत्री ने 13 अगस्त 1990 को शासन का एक आदेश निकाला और शासन का एक आदेश निकालकर उन्होंने ओबीसी को, उस समय उस आदेश में SEBC ऐसा शब्द प्रयोग है। SEBC मतलब सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। और इसीलिए सामाजिक शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लिए उन्होंने 27% आरक्षण, 16(4) के अनुच्छेद के अनुसार 27% आरक्षण, शासक की सेवाओं में 27% आरक्षण का प्रावधान किया। बाद में उन्होंने कहा कि इस वर्ग में से यदि कोई ओपन कंपटीशन में आता है मेरिट के आधार पर, तो उसको आरक्षण के कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा और इस प्रकार से उन्होंने आरक्षण की प्रावधान रखा है। परंतु यह प्रावधान रखते समय यह दो ही प्रावधान रखे हैं। एक,
तो 27% आरक्षण, और दूसरा उन्होंने रखा ओपन कैटेगरी में आने वाले को आरक्षित कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। और फिर यह प्रावधान करने के बाद, मंडल आयोग लागू करने के बाद देश में बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया। देश में बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया और कुछ लोगों ने आत्मदहन भी किया। कुछ लोग सर्वोच्च न्यायालय में भी पहुंच गए और सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचने के बाद में इस कांग्रेस सरकार के इस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय ने स्थगिति दे दी। सर्वोच्च न्यायालय ने इस आदेश को स्थगित कर दिया। इसके बाद में और फिर कुछ परिस्थितियां ऐसे निर्माण हुई कि कांग्रेस का शासन समाप्त हो गया और वीपी सिंह के नेतृत्व में सरकार स्थापित हुई। प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह बने और प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह के शासनकाल में 25 सितंबर 1991 को सरकार बदलने के बाद में संशोधित शासनादेश आया। पहला शासनादेश 13 अगस्त 1990 का था, जिसको स्टे मिला। 25 सितंबर 1991 को संशोधित शासन आदेश आया। इस शासन आदेश के समर्थन में बातचीत करते हुए वीपी सिंह जी कहते हैं, संसद में बोलते हैं, सरकारी कर्मचारियों की कुल संख्या जनसंख्या के अनुपात में 1 या 1.5% है। सरकारी कर्मचारियों की संख्या कितनी है? कुल जनसंख्या की 1 या 1.5% है। इसमें से कुछ प्रतिशत आरक्षण, 1% से कुछ प्रतिशत आरक्षण हम ओबीसी को दे रहे हैं। इससे ओबीसी की गरीबी दूर होने वाली नहीं है, इनकी गरीबी दूर होने वाली नहीं है और इसके लिए हम इनको आरक्षण भी दे नहीं रही है। हम इनको आरक्षण इसलिए दे रहे हैं कि शासन प्रशासन में इनकी भागीदारी, इनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो, इसलिए हम इनको आरक्षण देते हैं। आज तक इनको शासन प्रशासन में किसी प्रकार का स्थान नहीं मिला, निर्णय प्रकार में किसी प्रकार का स्थान नहीं मिला और मेरिट के आधार पर इस आरक्षण का विरोध करने वालों से मैं पूछना चाहता हूं कि 52% लोगों को जो व्यवस्था निर्णय प्रक्रिया में स्थान नहीं देती, जो व्यवस्था शासन प्रशासन में प्रतिनिधित्व नहीं देती, उस व्यवस्था का मेरिट क्या है? मैं उस व्यवस्था के मेरिट को चैलेंज करना चाहता हूं और फिर हम खुले मन से, खुली आंखों से, जानबूझकर ओबीसीयों को आरक्षण देकर व्यवस्था में परिवर्तन लाना चाहते हैं। यह आरक्षण व्यवस्था में परिवर्तन के लिए है और जब व्यवस्था में परिवर्तन होता है तब कुछ लोग जिनके हित बाधित होते हैं वह विरोध करेंगे ही। जो व्यवस्था में परिवर्तन नहीं चाहते वह विरोध करेंगे ही और इसीलिए फिर वो कहते हैं कि असमानों के साथ समान व्यवहार, मेरिट, समान व्यवहार, सबको परीक्षा नहीं दे दीजिए, जो मेरिट में आएगा उसका सिलेक्शन होगा। असमानों के साथ जब समान व्यवहार की बात की जाती है तो वह सबसे बड़ा अन्याय है। गरीब, पिछड़े, अनुसूचित जाति, जनजाति आपको टुकड़ों की भीख नहीं मांग रहे हैं। यह भूल जाइए कि वो भीख मांग रहे हैं, वह हजारों सालों से पीड़ित हैं, वह अपना सम्मान मांग रहे हैं। यह सम्मान की लड़ाई है और उनको सम्मान देने के लिए, उनको प्रतिनिधित्व देने के लिए यह आरक्षण मंडल आयोग लागू किया जा रहा है और 25 दिसंबर 1991 को संशोधित शासनादेश के माध्यम से यह आरक्षण, यह मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की गई। और फिर इस संशोधित आदेश में क्या है? संशोधित आदेश में 3 बातें कही गई है, ध्यान से सुनिए।
सब लोग। पहली बात तो ये कही गई है कि SEBC के लिए 27% आरक्षण होगा। SEBC सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास 27% आरक्षण होगा। दूसरी बात कही गई है SEBC में से जो अधिक गरीब हैं उनको नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाएगी, जो बात पहले आदेश में नहीं थी। SEBC में से जो अधिक गरीब है उनको प्राथमिकता दी जाएगी। और जब यह बात कही गई, यह बात क्रीमी लेयर से जुड़ती है। इसका मतलब सरकार को क्रीमी लेयर निर्धारित करनी पड़ेगी और SEBC में जो अधिक गरीब है उनको ढूंढना पड़ेगा और उनको प्राथमिकता देनी पड़ेगी। और उनके द्वारा यदि प्राथमिकता देने के बाद यदि कोई पद रिक्त हैं तो बाकी लोगों को पद मिलेंगे। इसका संबंध क्रीमी लेयर से, मतलब VP सिंह द्वारा जो आदेश जारी किया गया उसमें क्रीमी लेयर की बात कही गई। और तीसरी बात, VP सिंह द्वारा सवर्णों को 10% आरक्षण भी दिया गया। VP सिंह के द्वारा जो आदेश पारित किया गया उसमें 10% आरक्षण सवर्णों के लिए, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्ग के लिए 10% आरक्षण दिया गया। शायद उस समय जो आंदोलन चल रहा था मंडल आयोग के विरुद्ध, मंडल आयोग की सिफारिश के विरुद्ध, उस आंदोलन को शांत करने के लिए यह 10% का प्रावधान रखा गया हो। फिर से दोहराता हूँ, पहला जो आदेश था कांग्रेस के समय का उसमें SEBC को 27% आरक्षण था और खुली स्पर्धा में जो मेरिट पर चुना जाता है उसका आरक्षित स्थानों के लिए विचार नहीं किया जाएगा। यह दो ही बातें थी। परंतु VP सिंह सरकार द्वारा आदेश जारी किया गया उसमें 3 बातें थी। 1, 27% आरक्षण, 2, क्रीमी लेयर लागू करना और 3, सवर्णों को 10% आरक्षण। इसको भी सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। 16 नवंबर 1992 को इसको भी सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई और इसी को इंदिरा साहनी केस कहते हैं। इंदिरा साहनी का नाम अभी कुछ दिन पहले जो मराठा आरक्षण का निर्णय आया है उस निर्णय में इंदिरा साहनी का बड़े विस्तार से विचार, आरक्षण के संबंध में, OBC के आरक्षण के संबंध में इंदिरा साहनी का जजमेंट मील का पत्थर माना जाता है। इंदिरा साहनी का जजमेंट मील का पत्थर माना जाता है। ये है इंदिरा साहनी का जजमेंट, करीब 400 पेज का जजमेंट है। और इंदिरा साहनी के इस केस में 9 न्यायाधीशों का संविधान पीठ गठित किया गया था। नाम है कानिया, वेंकटचलैया, पांडियन, अहमदी, कुलदीप सिंह, PB सावंत, R सहाय, BJ रेड्डी, TK थॉमन। ये 9 न्यायाधीशों का यह खंडपीठ या संविधान पीठ गठित किया गया था। और इन्होंने बड़े विस्तार से इस मंडल आयोग के संबंध में बड़े विस्तार से अपनी रिपोर्ट दी। मंडल आयोग के संबंध में मैंने जो भी बात कही है वह इसी न्याय निर्णय से, इसी जजमेंट से मैंने आपके सामने ली है। इन्होंने 3 बातें अपने निर्णय में 3 बातें कही। पहली बात तो यह कही कि आरक्षण 27% होगा। दूसरी बात कही आरक्षण की सीमा 25% होगी। तीसरी बात कही कि सवर्णों को या आर्थिक दृष्टया पिछड़े हुए लोगों को आरक्षण असंवैधानिक है। और चौथी बात की क्रीमी लेयर लागू होगी। 4 बात हैं जजमेंट में। मैं वो जजमेंट पढ़ता हूँ, आप सुनिए। The reservation contemplated in 16(4) should not exceed 50%। 16(4) के अधीन पिछड़े वर्ग को जो आरक्षण दिया जा रहा है वो 50% की सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए, केवल 27% होगा। दूसरा, while 50% shall be a rule, it is necessary not to put out of consideration certain extraordinary situations inherent in the
ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ दिस कंट्री एंड पीपल। इसका अर्थ यह है, बड़ा महत्वपूर्ण डिसीजन है। मराठा आरक्षण के संबंध में इसी प्रावधान का बड़ा विचार किया गया कि बड़े ही अपवादात्मक असाधारण परिस्थिति में किसी विशेष केस में 50% से ऊपर आरक्षण दिया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय क्या कहता है कि अपवादात्मक परिस्थिति में, बड़ी ही असाधारण परिस्थिति हो तो किसी विशेष प्रकरण में, स्पेशल केस, आरक्षण की सीमा 50% से अधिक हो सकती है। 50% से अधिक आरक्षण दिया जा सकता है। मराठा आरक्षण के संबंध में यही कहा गया है कि यह आरक्षण असाधारण परिस्थिति में दिया गया है, परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि असाधारण परिस्थिति में दिया गया है, यह शासन प्रस्तापित नहीं कर पाई है और इसीलिए असाधारण परिस्थिति में यदि आरक्षण दिया जाता है तो वह भी आरक्षण न्यायालय में चैलेंज किया जा सकता है। प्रूव करना पड़ेगा कि परिस्थिति असाधारण है। रूल है 50%, किसी विशिष्ट प्रकरण में असाधारण परिस्थिति में आरक्षण की सीमा बढ़ाई जा सकती है। आगे कहा गया है कि भाई ठीक है, आरक्षण का रूल है, परंतु कुछ विशिष्ट सर्विसेज में आरक्षण लागू नहीं किया जाएगा। आज भी सेना में आरक्षण का प्रावधान नहीं है। हाईली टेक्निकल जॉब्स जो है उसमें आरक्षण का प्रावधान नहीं है। न्यायाधीशों में, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों में आरक्षण का प्रावधान नहीं है। तो इसको यह जजमेंट, क्रीमी लेयर कैन एंड मस्ट बी एग्जीक्यूटेड, क्रीमी लेयर कैन एंड मस्ट बी एग्जीक्यूटेड। और आगे कहा गया है द रिजर्वेशन ऑफ 10% of the post in favor of economically backward class sections of the people is constitutionally invalid and is accordingly struck down। मैं फिर से दोहराता हूँ, आरक्षण 16(4) के अधीन 50% से अधिक नहीं होगा, मतलब 27% होगा। बड़ी ही अपवादात्मक असाधारण परिस्थितियों में आरक्षण विशिष्ट प्रकरण में 50% से अधिक हो सकेगा। आरक्षण यह मेरिट के विरुद्ध नहीं है। आरक्षण यह, while the rule of reservation cannot be called anti-meritorian, यह मेरिट के विरोधी नहीं कहा जा सकता, परंतु कुछ सेवाएं ऐसी हैं जिनमें हम आरक्षण लागू करने की एडवाइस नहीं देते। एडवाइस नहीं देते। क्रीमी लेयर कैन एंड मस्ट बी implemented and 10% आरक्षण is constitutionally invalid and accordingly struck down. Even under the Article 1, reservation cannot be made on the basis of economic criteria। 16(4) के अधीन तो इकोनॉमिक आधार पर आर्थिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता, परंतु 16(1) के अधीन भी आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। अभी केंद्र सरकार ने जो आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया है 10%, वह जेटली, पिछले सरकार में जेटली जब अर्थ मंत्री थे तब दिया गया है। और जेटली जी ने पार्लियामेंट में इसका समर्थन करते हुए कहा था कि अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसीओं को जो आरक्षण दिया गया है, जो 50% सीमा में आरक्षण है, वह अनुच्छेद 16(4) के लिए सीमा है। अनुच्छेद 16(1) के लिए कोई सीमा नहीं है, इसीलिए हम 10(1) दे रहे हैं। परंतु और यह आरक्षण 10% आरक्षण आज भी सर्वोच्च न्यायालय में इसका केस पेंडिंग है, और सर्वोच्च न्यायालय जब भी देखेगा तब इंदिरा साहनी का जजमेंट दिखाया जाएगा जिसमें कहा गया है कि 10% आरक्षण कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड है, नहीं दिया जा सकता। मराठा आरक्षण पर मैं इसमें बात नहीं करूंगा, क्योंकि मराठा आरक्षण के निर्णय में स्पष्टतया ये कहा गया है कि इंदिरा साहनी के जजमेंट का पुनर्विचार करने की आवश्यकता नहीं। इंदिरा साहनी का जजमेंट जैसा का वैसा मराठा आरक्षण के निर्णय के लिए स्थापित संविधान पीठ स्वीकार करता है, इसलिए मराठा आरक्षण के संबंध में अलग से बात करने की जरूरत नहीं। इस परिप्रेक्ष्य में 2021 की जनगणना का विचार हम लोग संक्षेप में करेंगे।
ओबीसी मांगते हैं कि जनगणना जाति आधारित होनी चाहिए। जाति आधारित जनगणना की मांग करते हैं और उनकी मान्यता यह है कि जाति आधारित जनगणना कर 2021 की जनगणना के आधार पर ओबीसियों की कुल जनसंख्या कितनी है इसका निर्धारण किया जाना चाहिए। कुल जनसंख्या में ओबीसी की जनसंख्या कितनी है इसका निर्धारण करना चाहिए। यदि इस आधार पर, तो इसमें दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न तो ये है कि यदि ओबीसी की जनगणना करना मतलब किन की जनगणना करना, क्योंकि मंडल आयोग ने ओबीसी के लिए 11 मानक निर्धारित किए हैं, 22 पॉइंट निर्धारित किए हैं और उसके बाद भी धर्मांतरित, अस्पृश्य और व्यवसाय के आधार पर कुछ जातियां अन्य धर्मों की जातियों को भी बैकवर्ड माना है। यदि मंडल आयोग की बात करें तो फिर प्रश्न ये खड़ा होगा कि ओबीसियों की जनगणना करते समय मंडल आयोग द्वारा निर्धारित निकषों के आधार पर, क्राइटेरियाज के आधार पर, मानकों के आधार पर ओबीसी की जनगणना की जानी चाहिए या जाति के आधार पर ओबीसी की जनगणना की जानी चाहिए। क्योंकि मंडल आयोग कहता है कि जातीय एक्सक्लूसिव क्राइटेरिया ओबीसी के निर्धारण के लिए लागू नहीं होती। इंदिरा साहनी का जजमेंट कहता है कि जातीय एक्सक्लूसिव क्राइटेरिया ओबीसी के निर्धारण के लिए नहीं होती। ओबीसी वर्ग है और वर्ग का निर्धारण करने के लिए जात एक क्राइटेरिया हो सकती है, परंतु अन्य मंडल आयोग द्वारा निर्धारित अन्य निकषों का, अन्य मानकों का भी विचार करना चाहिए। ओबीसी को इस बारे में सोचना पड़ेगा। यदि ओबीसी अपनी संख्या के निर्धारण के आधार पर अनुपातिक आरक्षण की बात करते हैं, 50% से आरक्षण की बात करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब तक मैंने जो बात कही है उसको संक्षेप में दोहराना जरूरी है। डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में जब ओबीसियों के लिए अनुच्छेद 16(4) में, 15(4) में आरक्षण की बात करते हैं तो वह अनुपातिक प्रतिनिधित्व की बात नहीं करते, वह एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। 16(4) में भी एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन की बात कही गई है। 15(4) भी एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन की बात करता है। और इसीलिए यदि जनसंख्या के निर्धारण के बाद अनुपातिक प्रतिनिधित्व की बात करती हैं तो संविधान में कितने प्रकार के संशोधन करने पड़ेंगे ये मालूम नहीं। दूसरी बात यह, अनुच्छेद 16(4) में जब एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन की बात की गई है तो अनुच्छेद 16(1) का विचार किया गया है। 16(1) कायम रहना चाहिए, इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आरक्षण जो है वह आरक्षण समानता का सिद्धांत प्रस्तापित करने के लिए है और 16(1) को यदि जिंदा रखना है तो जैसा डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस आधार पर भी अनुपातिक प्रतिनिधित्व की बात नहीं कर। सर्वोच्च न्यायालय 50% के आरक्षण की सीमा निर्धारित करता है। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा 50% आरक्षण की सीमा निर्धारित की गई है और यदि 50% से अधिक आरक्षण होता है तो फिर से न्यायालय में इसको संविधान के माध्यम से भी किया जाता है, संशोधन के माध्यम से, तो न्यायालय में चुनौती दी जाएगी। और जब तक इंदिरा साहनी का निर्णय है तब तक वो बदला नहीं जाएगा। 11 न्यायाधीशों का खंडपीठ नियुक्त कर शायद इंदिरा साहनी का निर्णय बदलने की संभावना है, परंतु न्यायालय के माध्यम से इस निर्णय को बदलने की संभावना नहीं है। पार्लियामेंट के माध्यम से भले ही आप अतिरिक्त आरक्षण दे सकते हो, विधानसभा के माध्यम से दे सकते हो, परंतु न्यायालय में अनुपातिक प्रतिनिधित्व की मांग शायद ही मान्य हो। तमिलनाडु में अतिरिक्त आरक्षण की बात कही गई है। तमिलनाडु में 69% आरक्षण है, सही बात है, परंतु तमिलनाडु का कानून सुरक्षित है, इसलिए माना जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 9 में इस कानून को रखा गया है।
और संविधान यह मानता है कि अनुसूची 9 में यदि कोई कानून रखा जाता है तो उसमें न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। परंतु आरक्षण के संबंध में जो भी कानून बनते हैं वह भले ही संविधान के सूची 9 में रखे गए हो, न्यायालय को उसमें हस्तक्षेप का अधिकार है, ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित किया है। बहुत बार मांग की जाती है कि तमिलनाडु का आरक्षण है, तमिलनाडु के आरक्षण का प्रकरण भी सर्वोच्च न्यायालय में पड़ा हुआ है, अभी अनिर्णित है, परंतु अनुसूची 9 में रखने के बाद भी वह आरक्षण प्रलंबित होगा, सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन होगा। केंद्र सरकार ने सवर्णों को जो 10% आरक्षण दिया है वह भी अभी तक सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन है। महत्व का मुद्दा यह है कि यदि आरक्षण 50% से अधिक हो जाता है, 16(1) के अवसर की समाप्ति का सिद्धांत हो जाता है, तो आरक्षण दिया जा रहा है इक्वल सोशल स्टेटस के लिए, इक्वालिटी ऑफ सोशल इक्वालिटी के लिए, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के लिए। इसका अर्थ डॉक्टर आम्बेडकर की दृष्टि से यह है कि समाज में ब्राह्मण नहीं रहना चाहिए, इस समाज में अस्पृश्य नहीं रहना चाहिए, भंगी नहीं रहना चाहिए, अनुसूचित जाति नहीं रहना चाहिए, ओबीसी भी नहीं रहना चाहिए। इसलिए 16(1) यह कहता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी कब होगी? जब सामाजिक समानता प्रस्तापित होगी। सामाजिक समानता कब प्रस्तापित होगी? जब जाति व्यवस्था नष्ट होगी, और जाति व्यवस्था नष्ट होने के बाद किसी को भी आरक्षण की जरूरत नहीं होगी। ऐसा समाज निर्माण करना है तो अनुच्छेद 16(1) संविधान में जिंदा रहना चाहिए, और अनुच्छेद 16(1) संविधान में जिंदा रखना है तो अनुच्छेद 16(4) के अधीन दिया जाने वाला आरक्षण कभी भी 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। फिर भी ओबीसीज की जनगणना जाति के आधार पर की जानी चाहिए, इसका मैं समर्थन करता हूँ, क्योंकि जाति आधार पर जनगणना करने के पश्चात यदि आरक्षण की सीमा 50% नहीं लांघी जा सकती, फिर भी यदि उनकी जनसंख्या का सही आकलन किया जाता है, उनकी जनसंख्या निर्धारित की जाती है, तो वह अफर्मेटिव एक्शन के लिए आधार बन जाएगा। आरक्षण को बाजू रखकर भी शासन से अफर्मेटिव एक्शन की बात की जाती है। ओबीसीज के लिए सेपरेट बजट की बात की जाती है, ओबीसीज के लिए सेपरेट उपाय योजनाओं की बात की जाती है। अफर्मेटिव एक्शन की बात मैंने पहले ही कह दी है, अफर्मेटिव एक्शन के बारे में मैं अधिक विस्तार में बात नहीं। अफर्मेटिव एक्शन की मांग के लिए ओबीसीज की गणना जाति आधार पर इस जनगणना में की जानी चाहिए, इसका मैं समर्थन करता हूँ। ओबीसी अपनी मांग में सफल हो, मांग मनवाने में सफल हो, ऐसा भी मैं बात करता हूँ, क्योंकि अभी इन्होंने कहा है, फडणवीस साहब ने कहा है कि वर्तमान केंद्र सरकार ओबीसी की सरकार है, परंतु वह सरकार कल परसों ही घोषित किया है कि हम जाति के आधार पर जनगणना नहीं करना चाहते। इस समस्या का समाधान ओबीसी कैसे ढूंढते हैं मुझे नहीं मालूम, परंतु मैं चाहता हूँ कि ओबीसी इस बात की मांग जरूर करे और इसमें सफल हो। मैंने ओबीसी की जनगणना और ओबीसी के आरक्षण के संबंध में संविधान सभा में डॉक्टर आम्बेडकर क्या कहते हैं, अनुच्छेद 16 क्या कहते कैसा आया है, संविधान 16(4) कैसा है, अनुच्छेद 15(4) कैसा है, मंडल आयोग ने ओबीसी के निर्धारण के लिए कौन से क्राइटेरियाज निश्चित किए हैं, इंदिरा साहनी का जजमेंट मंडल आयोग के संबंध में क्या कहता है, और फिर आरक्षण के सीमा के संबंध में ओबीसी की स्थिति क्या है, और फिर ओबीसी की जनगणना के बारे में यदि अफर्मेटिव एक्शन के संबंध में ओबीसी की जनगणना यदि कामयाब होती हैं तो इस सारे संबंध का विश्लेषण मैंने अपनी ओर से किया है। मैं चाहूँगा कि आरक्षण के प्रश्न को, जनगणना के प्रश्न को, अफर्मेटिव एक्शन के प्रश्न को सही अर्थों में समझना है तो संविधान सभा डिबेट्स पढ़ने चाहिए। पर्टिकुलरली 30 नवंबर 1948 के डिबेट्स पढ़ने चाहिए। उसके बाद में पार्लियामेंट में
जो मई 1951 में अनुच्छेद 15(4) के संबंध में डॉक्टर आम्बेडकर ने जो बात कही है वो पढ़नी चाहिए। उसके बाद में मंडल आयोग पढ़ना चाहिए। उसके बाद में इंदिरा साहनी का जजमेंट पढ़ना चाहिए। तभी हमें ओबीसी के आरक्षण के प्रश्न के संबंध में सही समझ हम विकसित कर सकते हैं। और अपनी मांगों को, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 50% से अधिक की मांग आप मत रखिए, जरूर रखिए। अपनी मांगों को कैसे रख सकते हैं, कैसे मनवा सकते हैं, इसकी स्ट्रेटेजी जब तक हम ये सारा नहीं पढ़ेंगे तब तक नहीं बना सकते। मैं डॉक्टर आम्बेडकर को मानने वाला हूँ और डॉक्टर आम्बेडकर का अनुयायी होने के नाते, डॉक्टर आम्बेडकर के जो भी डॉक्टर आम्बेडकर ने संविधान के संबंध में जो भी बात कही है उसका एक विद्यार्थी होने के नाते मेरी यह धारणा है कि डॉक्टर आम्बेडकर यदि 30 नवंबर 1948 को यह कहते हैं कि आरक्षण, रिजर्वेशन मस्ट इन ऑल द केसेस मस्ट बी इन माइनॉरिटी, मैं इसी को मानता हूँ। और इंदिरा साहनी का जजमेंट और इंदिरा साहनी का जजमेंट जो है 9 न्यायाधीशों ने अपने मन से नहीं दिया है। 9 न्यायाधीशों ने निर्णय में डॉक्टर आम्बेडकर को बड़े विस्तार से 30 नवंबर 1948 के भाषण को बड़े विस्तार से कोट किया है और 50% की सीमा जो डॉक्टर आम्बेडकर ने निर्धारित की है उसी को सर्वोच्च न्यायालय ने मान्यता दी है। मैं डॉक्टर आम्बेडकर को मानता हूँ। मैं सर्वोच्च न्यायालय के इंदिरा साहनी के जजमेंट को मानता हूँ और इसीलिए 50% से अधिक आरक्षण किसी को भी दिया जाता है तो मैं आरक्षण उनको दिए जाने का विरोध नहीं करता। मैं 50% से अधिक दिए जाने वाले आरक्षण को असंवैधानिक मानता हूँ और आरक्षण के उद्दिष्टों के विरुद्ध मानता हूँ। और इसीलिए किसी को भी आरक्षण दीजिए परंतु उसकी सीमा 50% होनी चाहिए। एक आम्बेडकर का अनुयायी होने के नाते यह मेरी मान्यता है। भले ही इस पर चर्चा हो सकती है, विवाद हो सकता है, इसका विरोध भी हो सकता है, इन सारी बातों का स्वागत है और इन सारी बातों के लिए मैं तैयार हूँ, उपस्थित हूँ। यदि कोई मुझसे चर्चा करना चाहे तो ज़रूर चर्चा कर सकता है, परंतु मैं चाहूँगा कि चर्चा करने से पहले मैंने जिन डॉक्यूमेंट्स का उपयोग किया है, मैंने जिन प्रलेखों को आपके सामने रखा है उनको आप विस्तार से पढ़िए, उसी के आधार पर चर्चा हो सकती है। धन्यवाद आपके सुनने के लिए।